नमस्कार साथियों, आइए एक प्रयास करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रामबाण इलाज प्रस्तुत करते हैं। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं। उन स्रोतों में आज हम पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपको पता होनी चाहिए कि भारतीय पुरातात्विक स्रोत के पितामह हम जिसे कहते हैं उनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातात्विक स्रोत का पितामह यानी कि इनको जनक मान लीजिए, कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। जब हम पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त करते हैं तो जब इसका अध्ययन करते हैं पुरातत्वों को, तो इस अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत हमें कहां तक मदद पहुंचाने का काम करता है। तो इसे हम टॉपिक वाइज लेंगे। जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, उस अभिलेख में किस शासक का जिक्र है और उस अभिलेख से हमें कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। एक अभिलेख है हाथी गुफा। यह अभिलेख कलिंग राज खारवेल के शासनकाल की है और इस अभिलेख में हमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम जिस देश में रहते हैं, जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, इसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है जब कलिंग राज खारवेल की शासन व्यवस्था थी। उसके बाद जूनागढ़, जिसे गिरनार भी कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के शासनकाल का अभिलेख है। रुद्रदामन राजा के समय जो जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें रुद्रदामन के समय की धार्मिक आस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। उस अभिलेख से उसमें देवी देवताओं के नाम जो खोदा गया है, उससे स्पष्ट होता है कि धर्म प्रधान जूनागढ़ अभिलेख है। अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख। यह गौतमी बलश्री राजा के शासनकाल के अभिलेख है नासिक। इसमें सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस अभिलेख में जो साक्ष्य प्राप्त होता है वहां की शासनकाल की सामाजिक स्थिति को दर्शाने का प्रयास करता है। अब है प्रयाग स्तंभ। इस समय समुद्रगुप्त का शासनकाल था। तो प्रयाग स्तंभ में जो सिक्का हमें प्राप्त होता है, उन सिक्का पर बीड़ा बजाती हुई सरस्वती का दृश्य दृष्टिगत होता है। इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हें संगीत में बहुत ज्यादा अभिरुचि थी और वे संगीत पर सबसे ज्यादा समय देते थे। तो प्रयाग स्तंभ जो समुद्रगुप्त के शासनकाल का है, इन पर सिक्का जो मिला है, उन पर सरस्वती का बीड़ा बजाते हुए अधिकांश सिक्का हमें प्राप्त हुआ है। एक है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय के शासनकाल का है और इस अभिलेख में दुर्भिक्ष का प्रमाण मिलता है कि उस जमाने में भी अकाल पड़ते थे और लोग खाए बगैर मर जाते थे। उस समय के प्रमाण हमें ऐहोल में मिलता है, जो अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय के शासनकाल का है। उसके बाद आते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख यशोवर्धन जो मालवा के राजा थे, उनकी शासनकाल की मंदसौर अभिलेख है। इसमें रेशम का कारोबार हुआ करता था, रेशम का प्रचलन हो चुका था, इसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ग्वालियर अभिलेख, यह अभिलेख राजा भोज का है जो प्रतिहार वंश के शासक थे। तो भोज के शासनकाल का जो ग्वालियर अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें वहां की शासन व्यवस्था का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। अब भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, यह राजा स्कंदगुप्त के शासनकाल की है। इसमें हमें हुड़ आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। हुड़ जो उस पर आक्रमण किए थे, उस देश पर आक्रमण किए थे, उनका प्रमाण हमें भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है जब स्कंदगुप्त की शासनकाल थी। उसके बाद आता है देवपाड़ा। तो देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन जो बंगाल के शासक थे, उस समय की देवपाड़ा अभिलेख में हमें राजनीतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि वहां की शासन व्यवस्था किस तरह से चलाई जाती थी। तो अपने साथियों देखा कि अभिलेखों के माध्यम से शासक कौन थे ये पता चलता है, इनसे क्या साक्ष्य मिलता है ये पता चलता है। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में दो बात और जानने योग्य है। एक कि एक नागर शैली थी, एक द्रविड़ शैली थी।
तो उत्तर भारत के मंदिर को बनाने में जिस शैली का प्रयोग किया गया है उस शैली को नागर शैली कहा गया है। और दक्षिण भारत में मंदिर बनाने के लिए जिस शैली का उपयोग किया गया है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। जहां नागर और द्रविड़ दोनों शैली को मिलाकर मंदिर बनाई गई है अधिकांश दक्षिण भारत में, उसको धूसर शैली भी कहा गया है। अब है कि कुछ ऐसे भी मंदिर मिले हैं जिसको पंचायतन के नाम से जाना गया है। आखिर ये पंचायतन नाम पड़ा क्यों? तो जब एक प्रमुख मंदिर को चारों तरफ से यानी चार किनारे से अन्य छोटे मंदिर बनाकर इसकी सुरक्षा की जाती है तो उसको हम पंचायतन मंदिर कहते हैं। इसका प्रमाण खजुराहो का महादेव का मंदिर है, जिसे देखने से पता चलता है कि मुख्य मंदिर को चारों तरफ से छोटे छोटे चार मंदिर घेरे रखे हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि पुरातात्विक स्रोत जानकारी आपको हो गई होगी। हमने प्राचीन इतिहास को जानने के लिए चारों स्रोतों को जान लिया है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद हमने क्या जाना है, उसके बाद जाना है यात्रा विवरण यानी विदेशी स्रोत, और आज हमने जाना पुरातात्विक स्रोत। इसको जानने के बाद उम्मीद है कि आपके मन मस्तिष्क में बहुत कुछ जानकारियां आ गई होगी। आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर लिए होंगे। अब अगले एपिसोड से हम भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप इसे मस्तिष्क में रखेंगे। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।